आप सभी का स्वागत है। आज की टॉपिक कोशिका की संरचना के बारे में आज पढ़ेंगे। इससे पहले कोशिका के बारे में हमने जानकारी दी थी, तो अगर कोशिकाओं के बारे में आपने जानकारी नहीं ली है या नहीं उसको पढ़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा और वहाँ से हमारी पहली वीडियो आप देख लीजिए। तब उसके बाद कोशिका की संरचना को आप आसानी से समझ जाएंगे। और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए तथा सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तथा रिश्तेदारों को भी इसको शेयर कर दीजिए। तो आइए हम आज अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि आप कोशिका से संबंधित जितने भी तथ्य होंगे आप अपने बुक से भी ले सकते हैं। और उसके अलावा हमने कोशिका की संरचना के बारे में भी आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है। कोशिका की संरचना को बताने से पहले हमने इससे विभिन्न पुस्तकों का सहारा लिया और सहारा लेकर एक अच्छे से मैटर को तैयार किया। और मैटर को तैयार करने के बाद तब हम आपके सामने इसे रख रहे हैं। आप देखेंगे कि आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन यानी आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं उनमें, आपके वनडे एग्जामिनेशन होते हैं उनमें, और ये मेडिकल में भी अच्छा हेल्प करेगा। तो आइए हम देखते हैं कोशिका संरचना कैसी होती है। देखिए, कोशिका संरचना को समझने से पहले हमें करना क्या होगा कि कुछ कोशिकाओं का हमें इमेज अपने दिमाग में रखना होगा। तो आपको पता है कि जीवों में, चाहे वह जंतु कोशिका हो चाहे पौधों की कोशिकाओं हो, इन दोनों का इमेज हमें अपनी मेमोरी पर रखना पड़ेगा। उससे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जंतु कोशिका और पौधों की कोशिकाओं का फिगर दिख रहा होगा। तो आप जानते हैं कि जंतु कोशिकाओं का जो आकार होता है वह अंडाकार यानी ओव्यूल शेप होता है, और पौधों की कोशिकाओं का जो आकार होता है वह हेक्सागोनल होता है। तो हम इन संरचनाओं को पहले इमेज रखें अपने दिमाग में, तब उसके बाद संरचनाओं को समझ सकते हैं। आज को आपको मालूम है कि किसी भी जीव की संरचना को समझने से पहले उसके आकार पर जाते हैं। आकार पर जाने के बाद उसकी बाह्य संरचना कैसी होती है उसे समझते हैं। अब बाह्य संरचना, फिर आंतरिक संरचना, और आंतरिक संरचना में क्या क्या चीजें मिलती हैं आप उसे एक इमेज के तौर पर उसे समझिए। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप एक प्लांट कोशिका का इमेज अपने दिमाग में बनाइए। तो प्लांट कोशिका का जब इमेज आप बनाएंगे तो आप पाएंगे क्या कि प्लांट कोशिका कह सकते हैं हेक्सागोनल आकृति में आपको दिख रही होगी। और हेक्सागोनल आकृति में जब दिखेगी तो इसका जो बाह्य आवरण होगा वह कोशिका भित्ति का होगा। अब बाह्य आवरण के अलावा अब हम चलते हैं इसके आंतरिक भाग की तरफ। तो आंतरिक भाग की तरफ आप जैसे ही बढ़ेंगे तो कोशिका भित्ति से आगे बढ़ेंगे तो कह सकते हैं कोशिका कला मिलेगी। कोशिका कला से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो कोशिका द्रव्य मिलेगा, और कोशिका द्रव्य से जैसे ही फिर हम बढ़ते ही चले जाते हैं और डीप में तो हमें केंद्रक मिलेगा, और कोशिका द्रव्य में ही कोशिका के अंग मिलेंगे। तो ये प्लांट कोशिका में विभिन्न विभिन्न भागों के आप जानकारी लिए। उसी प्रकार से अगर हम जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिकाओं में भी आप देखेंगे कि जंतु कोशिका का जो बाह्य आवरण होता है वो कोशिका कला का बना होता है, क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो अब हम इसे बारी बारी से इस संरचनाओं को जानने की कोशिश करते हैं। तो आपके लिए हमने कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से स्क्रीन पर इसे राइट किया हुआ है। आप इसे देखेंगे और देखकर अच्छे से समझ जाएंगे। तो आइए बारी बारी से पॉइंट में हम इसे समझते हैं। देखिए, पहला पॉइंट आपको यही कह रहा है कि कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका कला है, यानी कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका कला है, जो पौधों में कोशिका भित्ति में सुरक्षित रहती है। अगर हम बात करते हैं कोशिका का बाह्य आवरण का, तो कोशिका का बाह्य आवरण जो होता है कोशिका कला कहलाती है। लेकिन अगर हम पौधों की बात करें तो पौधों में कोशिका भित्ति में यह सुरक्षित रहती है। अगर कोशिका कला की खोज की बात करें कि कोशिका कला की खोज किया किसने, तो कोशिका कला की खोज
1855 में, देखिए कोशिका कला की खोज 1855 में नाइगेली और क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने इसे खोजा था। ये अक्सर प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो यानी कोशिका कला की खोज 1855 में नाइगेली और क्रेमर नामक वैज्ञानिकों ने खोजा था। अगर हम बात करें कोशिका कला की, तो कोशिका कला प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, यानी कोशिका कला प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। और यही कोशिका कला होती कैसी है? अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य का तात्पर्य यह होता है कि यह द्रवों का आदान प्रदान कर सकती है। तो आप देखेंगे कि यह अर्धपारगम्य होती है, यह सुरक्षा देती है। किसको सुरक्षा देगी? कोशिका को यह सुरक्षा देगी। और क्या करेगी? पदार्थों का अभिगमन ये नियंत्रित करता रहता है, यानी पदार्थों का जो अभिगमन होगा उसे ये नियंत्रित करेगा, यानी पदार्थ ज्यादा मात्रा में बाहर न निकले या ज्यादा मात्रा में अंदर न आवे, इसलिए यह नियंत्रित करेगी। और आप देखेंगे कि कोशिका कला ये प्रत्यास्थ होती है। प्रत्यास्थ का मतलब इलास्टिक होती है। यह कह सकते हैं बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, इसलिए यह इलास्टिक होती है। तो कोशिका कला सुरक्षित कहाँ है? कोशिका भित्ति में सुरक्षित होती है। तो अगर हम बात करते हैं कोशिका भित्ति की, तो आइए देखिए कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति बनी किसकी है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज है क्या? सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है और यह कार्बोहाइड्रेट जल में अघुलनशील होता है। अगर हम बात करते हैं कोशिका भित्ति की खोज की, तो आइए देखिए कोशिका भित्ति की खोज करता रॉबर्ट हुक है, यानी कोशिका भित्ति की खोज करता रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में इसकी खोज की थी। अगर कोशिका भित्ति की और बातें की जाए, तो कोशिका भित्ति दो कोशिकाओं को जोड़ने वाली परत, यानी कोशिका भित्ति करती क्या है? दो कोशिकाओं को जोड़ने वाली जो एक परत बनाती है, और उस परत का नाम क्या रखा गया है? मिडिल लैमेला। और मिडिल लैमेला कहलाती है, और इसी मिडिल लैमेला से दो कोशिकाएं जुड़ी होती हैं। और जहां पर दो कोशिकाएं जुड़ती हैं, यानी जहां पर दो कोशिकाएं जुड़ती हैं, तो जोड़ते समय आइए देखिए, जोड़ते समय वो बनी किसकी होती हैं? कैल्शियम पेक्टेट की। देखिए पेक्टेट को कहीं कहीं पेक्टिन नाम दिया गया है, तो कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। यानी आप एक कह सकते हैं कि कोशिकाओं को जोड़ने वाली, यानी दो कोशिकाओं को जोड़ने में कौन मदद करेगा? यानी मदद करने में कोशिका भित्ति मदद करेगी। जब कोशिका भित्ति मदद करेगी, तो जहां पर दो कोशिकाएं जुड़ेंगी वहां पर मिडिल लैमेला की संरचना बनती है। और यह मिडिल लैमेला बनी किसकी होती है? कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। तो अब हमने कोशिका कला की बात किया, फिर कोशिका भित्ति की बात किया। अब हम चलते हैं कोशिका भित्ति के बाद कोशिका कला हुआ। अब कोशिका कला के जस्ट अब और भी अंदर प्रवेश करते हैं, तो हमें कुछ द्रव्य जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। देखिए द्रव्य क्या है? द्रव्य यानी मैटर। इस धरती पर जितने भी वस्तु हैं सभी द्रव्य से बनी हुई है। आप द्रव और द्रव्य में दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा कि द्रव किसे कहते हैं और द्रव्य किसे कहते हैं। द्रव को अंग्रेजी में लिक्विड कहते हैं और द्रव्य को अंग्रेजी में मैटर कहते हैं। तो आप दोनों में डिफरेंशिएट देख सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं कि कोशिका यानी कला से आगे जब बढ़ते हैं, तो हमें जो द्रव्य दिखता है उसका नाम है कोशिका द्रव्य। यानी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कोशिका कला के अंदर, यानी कोशिका कला के अंदर उपस्थित, अब ध्यान से देखिएगा, कोशिका कला के अंदर उपस्थित जीवित पदार्थ, यानी कोशिका कला के अंदर उपस्थित जो जीवित पदार्थ होते हैं, और उस जीवित पदार्थ को क्या नाम दिया गया है? जीव द्रव्य नाम दिया गया है, यानी अंग्रेजी में से प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और यह प्रोटोप्लाज्म की खोज सर्वप्रथम डुजार्डिन 1835 में किए थे। लेकिन जब डुजार्डिन ने 1835 में जीव द्रव्य की खोज किए थे, तो उसका नाम इन्होंने सारकोड रखा था। ये ध्यान रखिएगा, यानी जीव द्रव्य की खोज 1835 में डुजार्डिन ने जब किया, तो उसका नाम क्या रखा था? सारकोड रखा था। और ध्यान रखिएगा, यही जीव द्रव्य जीवन
की उत्पत्ति के लिए कह सकते हैं इसे मानी जाती है। यानी जीवन की उत्पत्ति में मुख्य रोल कौन है? जीव द्रव्य का रोल है। जीव द्रव्य है किसी भी मैटर में तब वह जीवन बनने के लिए यानी कह सकते हैं कि उत्पत्ति है। इसीलिए स्टैनली मिलर का नाम आपने सुना होगा। तो स्टैनली मिलर ने अपने प्रयोग में ही बताया कि इस धरती पर जीवों की उत्पत्ति हुई है। तो कैसे हुई है? एक ऐसे पदार्थ है और उस पदार्थ का नाम इन्होंने क्या रखा था? यानी जीव द्रव्य के नाम से वो भी बताए थे। लेकिन स्टैनली मिलर को जीव द्रव्य के खोजकर्ता नहीं कहा जाता। उन्होंने एक संदेह के रूप में बताया था कि इस धरती पर जितने जीवित जीव हैं और जीवित जीव की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो वह जीव द्रव्य से मानी जाती है। आइए और देखते हैं जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में बांटा गया है। आप देख रहे हैं प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में बांटा गया है। पहला कोशिका द्रव्य और दूसरा होता है केंद्रक। यानी प्रोटोप्लाज्म के दो भाग हैं, कोशिका द्रव्य है और केंद्रक है। अगर हम बात करते हैं कोशिका द्रव्य की, तो कोशिका द्रव्य है क्या? यानी कोशिकाओं में निहित वे द्रव्य, कह सकते हैं कि कोशिकाओं में निहित वे द्रव्य जो जीवित पदार्थ, यानी जहां पर जीवित पदार्थ उपस्थित हैं और वही जीवित पदार्थ के दो भाग हो जाते हैं, कोशिका द्रव्य हो जाते हैं और केंद्रक हो जाते हैं। तो कोशिका द्रव्य के देखिए कोशिका द्रव्य में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विभिन्न प्रकार के कार्बनिक, यानी विभिन्न प्रकार के कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ आदि मिलते हैं। यानी कोशिका द्रव्य की बात करें तो कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ मिलते हैं और इसमें सभी कोशिकांग, आप ये बात समझिएगा, अगर कोशिका के भी विभिन्न अंग होते हैं तो कोशिका के विभिन्न अंग कहाँ निहित होंगे? तो वह कोशिका द्रव्य में निहित होंगे। और यानी विभिन्न कोशिका कौन कौन से? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गाल्जिकाय है, लाइसोसोम आदि आप देखेंगे। तो कोशिका द्रव्य में सभी कोशिकांग निहित रहते हैं। अगर हम बात करते हैं केंद्रक की, देखिए केंद्रक की जो है बात करते हैं केंद्रक की, तो केंद्रक क्या है? केंद्रक एक दोहरी कला वाली संरचना है। यानी केंद्रक क्या है? दोहरी कला वाली संरचना है। इसके भीतर कह सकते हैं केंद्रक द्रव्य, यानी केंद्रक के अंदर जो होता है केंद्रक द्रव्य और केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे मिलते हैं। आपको पता है कि केंद्रक की जो बाह्य आवरण होती है दोहरी कला से बनी होती है। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य होते हैं, केंद्रिका होती है, क्रोमेटिन धागे आदि से मिलती है। तो आपने कोशिका का बाह्य आवरण, कोशिका कला पढ़ा, कोशिका भित्ति को जाना, उसके बाद जो है आपने जीव द्रव्य के बारे में जाना। जीव द्रव्य के कितने भाग हैं? यानी जीव द्रव्य के दो भाग हैं, कह सकते हैं कोशिका द्रव्य और केंद्रक। अब इसके बाद हम चलते हैं यानी रिक्तिका के बारे में। और रिक्तिकाएं जो होती हैं सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में होती हैं और यह जंतु की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। तो आप देखिए कि जो पौधों की कोशिकाएं हैं, पौधों की कोशिकाओं के स्ट्रक्चर को आप देख रहे होंगे तो उसमें बड़ी सी रिक्तिकाएं दिख रही होंगी। और इस रिक्तिकाओं का तात्पर्य क्या है? यह रिक्तिका का तात्पर्य यही है कि पौधों की कोशिकाओं में जो खाली स्थान जिससे संरचना बनती है उसी को रिक्तिका कहते हैं। अब ये रिक्तिकाएं बनती किससे हैं? ये रिक्तिकाएं होती क्या है? आइए देखते हैं। देखिए रिक्तिका का दूसरा नाम है रसधानियां कहते हैं। और रिक्तिका का खोज सबसे पहले एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने सन 1676 ईस्वी में किया था। यानी रिक्तिका का खोज एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने सन 1676 ईस्वी में खोजा था। ये रिक्तिकाएं कहाँ मिलती हैं? तो ये रिक्तिकाएं परिपक्व कोशिका में मिलती हैं। यानी रिक्तिकाएं परिपक्व कोशिका में मिलती है। कोशिका के बढ़ने के साथ, यानी जब कोशिकाएं बढ़ती हैं तो कोशिका के बढ़ने के साथ उसी अनुपात में कोशिका द्रव्य नहीं बढ़ता। ये बिल्कुल बातें याद रखनी है कि
जब कोशिकाएं बढ़ती हैं तो कोशिकाएं बढ़ने के साथ जो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है वह आकार में नहीं बढ़ती हैं। जब आकार में नहीं बढ़ती हैं तो क्या होता है, रिक्त स्थान बन जाते हैं। यानी कोशिका द्रव्य जब नहीं बढ़ती हैं तो रिक्त स्थान बन जाते हैं। और कैसे रिक्त स्थान होते हैं, छोटी छोटी रिक्तिकाएं वहां पर बन जाती हैं। और वही छोटी छोटी रिक्तिकाएं जब बन जाती हैं तो बनकर वह बड़ी बन सकती हैं या बड़ी बन जाती हैं। जब वह बड़ी बन गई, यानी वो छोटी छोटी रिक्तिकाएं जब बड़ी बन गई और जैसे ही बड़ी बनती हैं तो क्या हो जाता है, बीच में खाली स्थान हो जाता है। आप देख रहे हैं ना कि बड़ी रिक्तिका बनने से बीच में खाली स्थान हो जाता है। और जैसे ही बीच में खाली स्थान हो जाएगा तो क्या क्या और दिखेगा, कोशिका द्रव्य परिधि में पतली परत के रूप में कोशिका कला के अंदर, मतलब कोशिका कला के अंदर की तरफ मिलता है। और इस संरचना को ध्यान रखिएगा, इस संरचना को कोशिका द्रुति कहते हैं। यानी इस संरचना को कोशिका द्रुति कहते हैं। तो आपने देखा कि कोशिका द्रव्य होती क्या है, आकार में तो बढ़ती नहीं। जब आकार में नहीं बढ़ती तो छोटे छोटे रिक्तिका यानी छोटे छोटे खाली स्थान बना लेते हैं। और एक छोटे छोटे खाली स्थान बनकर बड़ा खाली स्थान हो जाता है, यानी बड़ी रिक्तिकाएं हो जाती हैं। जब ये बड़ी रिक्तिकाएं जब बन जाती हैं तो आपको पता ही है ना कि जो कोशिका द्रव्य हैं, आप देख रहे हैं ना, जो कोशिका द्रव्य हैं कोशिका कला के परिधि की तरफ यानी ये खिसकने लगते हैं। और जब परिधि की तरफ खिसकने लगते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं पता है ना, कोशिका द्युति नाम दिया गया है। यानी कोशिका द्युति नाम दिया गया है। जब रिक्तिका यानी खाली स्थान की संरचना जब बन जाती है तो ये संरचना के चारों तरफ यानी रिक्तिकाओं के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है। अब ध्यान रखिएगा कि रिक्तिका एक झिल्ली से घिरी होती है, यानी रिक्तिका एक झिल्ली से घिरी होती है और इसे क्या नाम दिया गया है, टोनोप्लास्ट। यानी जब रिक्तिकाएं एक झिल्ली के द्वारा घिरी होती है तो इसे नाम दिया जाता है टोनोप्लास्ट कहा जाता है, या रिक्तिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है। रिक्तिका एक झिल्ली से घिरी होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। और यही टोनोप्लास्ट रिक्तिका को चारों तरफ से घेर कर उसकी सुरक्षा करता है। अगर हम रिक्तिकाओं की और बात करते हैं कि रिक्तिकाओं के अंदर क्या क्या मिलता है, तो आपको पता है कि रिक्तिकाओं के अंदर कोशिका रस कहते हैं, यानी कोशिका रस, यानी कह सकते हैं कि रिक्तिकाओं के अंदर एक विशेष प्रकार का रस पाया जाता है। और वह कौन कौन से रस होते हैं, उस रस में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, उन्हें हम देखेंगे। तो आइए देखिए कि रिक्तिका में, आप देख रहे हैं ना कि रिक्तिका में कोशिका रस पाया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि रिक्तिका के अंदर जो रस पाया जाता है उस रस का नाम यहाँ पर रखा गया है कोशिका रस मिलता है। और इस कोशिका रस में क्या क्या होते हैं, खनिज लवण होते हैं। और खनिज लवण में देखेंगे कौन कौन से खनिज लवण है, जैसे नाइट्रेट है, फास्फेट है और सल्फेट, ये आदि खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। अगर खनिज लवण की बात करेगा तो खनिज लवण में सिर्फ आप नाइट्रेट, फास्फेट और सल्फेट आदि बताएंगे। और अन्य तत्वों में, तो अन्य तत्व में है कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, अपशिष्ट पदार्थ आदि कोशिका रस में घुले रहते हैं। तो कोशिका रस यानी रिक्तिका के अंदर पाए जाने वाला वह रस जिनमें कुछ कह सकते हैं लवण भी हैं, लवण के अलावा कार्बोहाइड्रेट भी हैं, कार्बोहाइड्रेट के अलावा अमीनो अम्ल आदि उसमें घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। अगर बात करें कि जब घुलित अवस्था में पाए जाएंगे तब उस रस का और कार्य क्या होगा, वो रस जो है और क्या करेगी, तो आइए हम देखते हैं कि घुलित अवस्था में पाए जाने वाले ये तत्व जब कह सकते हैं कि जब ये तत्व पाए जाते हैं तो उस कोशिका यानी कह सकते हैं कि कोशिका को एक तरह से न्यूट्रिशन में भी यह मदद करते हैं। एक चीज और आप देखिएगा कि कोशिका की स्फीति होती है,
यानी जिसको बोलते हैं टर्जिट अंग्रेजी में, और दूसरी होती है स्लथ जिसको फ्लैसिड बोलते हैं। यानी कोशिकाओं का फैलना या सिकुड़ना ये किस पर आधारित होता है, तो कह सकते हैं कि कोशिका रस में उपस्थित, ध्यान से देखिएगा कि कोशिका रस में उपस्थित जल की जो सांद्रता होती है, जल की सांद्रता के कारण हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो टर्जिट भी हो सकती हैं और मतलब फ्लैसिड भी होती हैं। यानी कोशिका रस में उपस्थित जल की सांद्रता के कारण हमारी कोशिकाएं फ्लैसिड भी होती हैं और टर्जिट अवस्था में होती है। तो आइए और देखते हैं कि जल की सांद्रता के कारण यह संरचना पाई जाती है। एक चीज और है कि कोशिका रस में कुछ वर्णक भी पाए जाते हैं। यानी कोशिका रस में वर्णक मतलब कलर प्रदान करने वाले। तो ये देखिए कि कोशिका रस में कुछ वर्णक पाए जाते हैं और उस वर्णक का नाम है एंथोसायनिन। इसे बिल्कुल याद रखना है क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो एंथोसायनिन जब यह वर्णक पदार्थ पाया जाता है तो जिनके कारण पौधों में फल फूल रंगीन दिखाई देते हैं। अब पता है ना कि कोशिका रस में वर्णक पाया जाएगा और वर्णक पाए जाने के कारण पौधों में जो फल होते हैं फूल होते हैं ये कैसे दिखाई देते हैं, कलरफुल यानी रंगीन दिखाई देते हैं। तो अगर हम बात करें जो है रिक्तिकाओं का कार्य, तो रिक्तिकाओं का कार्य क्या है, भंडारण करना। यानी रिक्तिकाओं का मुख्य कारण क्या है, भंडारण करना। किस चीज का, यानी भोजनों का भंडारण करेगा। तो उनके कार्य के आधार पर अगर रिक्तिकाओं को देखा जाए, ये देखिए कि उनके कार्य के आधार पर ये 4 प्रकार में वर्गीकृत की गई है। यानी इनके कार्य के आधार पर, रिक्तिकाओं के कार्य के आधार पर इन्हें 4 प्रकार में वर्गीकृत की गई है। पहला देखिए, पहला है रस रसधानी, दूसरा है संकुचन रसधानी, और तीसरा है खाद्य रसधानी, और चौथा है वायु रसधानी। यानी रिक्तिकाओं के कार्य के आधार पर इन्हें 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। तो मैंने आज आपको कोशिकाओं के संरचना के बारे में बताया। आगे के वीडियो में हम लोग आगे समझेंगे और अध्ययन करेंगे कि कोशिकांग कौन कौन से हैं। इस कोशिकांग के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो ये हमारी वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों में से शेयर भी कर दीजिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप सभी को धन्यवाद।